चौकीदार देखो, अब इसका आखिरी वक्त है। एक काम करो, इसे पूछो कुछ खाना चाहता हो या कुछ पीना चाहता हो, किसी से मुलाकात करना चाहता है, जो मुनासिब होगा हम लोगों से जो हो सकेगा पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज तुम्हारी सेवक के 15 मिनट पर फांसी होने जा रही है, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। ना मुझे खाना चाहिए ना तो पानी चाहिए। क्या मैं जो कहूंगा उसे कर सकते हो? कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं यही चाहता हूं, मरने से पहले क्या मेरी कजरी बहन से मिला सकते हो? साहब, कर्मा कह रहे हैं, न मैं कुछ खाना चाहता हूं न कुछ पीना चाहता हूं। अगर कुछ कर सकते हो तो मेरी बहन कजरी से मिला सकते हो। कर्मा, मैं अंदाज हूं अपनी बहन से मुलाकात करना चाहता है, लेकिन उसका कोई एड्रेस पता होना चाहिए या मोबाइल नंबर होना चाहिए, तब तो हम लोग ढूंढ पाएंगे। ऐसे उसे कहाँ ढूंढेंगे हम लोग इतनी बड़ी दुनिया। मैं सब कुछ बतला रहा हूं। बोलो। साहब, मैं अपनी बहन कजरी की शादी नैनागढ़ लाजवंती के बेटे पर्वत के साथ किया। साहब, अपने बहन के शादी में सेठ करोड़ी मल के यहाँ से 9,000 रुपया कर्जा लाया था, तो कर्जा नहीं दे पाया। एक दिन की बात है, मैं अपने बहन कजरी से नैनागढ़ गया। वहां पर पहुंचा तो पर्वत की माँ से कहा, माँ मुझे एक बार मेरी बहन से मिला दो। साहब, पर्वत की माँ मिलाने को क्या कहा, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। बोला, माँ मैं 3 दिन का भूखा हूँ, एक बार मेरी बहन से मिला दो। साहब, और मारते मारते मुझे बेदम कर दिया और मार करके घर से भगा दिया। साहब, सोच इस बात की है कि जब मैं घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ, मेरे बेबी गौरी की तड़पती लाश। ये तुम्हारे साथ किसने अत्याचार किया? मेरी बीवी गौरी ने कहा कि सभी सेठ करोड़ीमल मेरी इज्जत लूटकर मुझे जान से मार दिया। तुम्हें मेरी सौगंध है, जब तक सेठ करोड़ीमल से बदला नहीं चुका लोगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं चंबल पहुंचा, वहां से अपना भेष डाकू कर्मा का बनाया और वापस आया। हमने लेटर में लिखा था साहब कि सेठ करोड़ीमल तुम्हें 12 बजे रात को मारूंगा। साहब, मैंने किया। और डाकू बनाने वाले कौन हैं? पर्वत की माँ लाजवंती, भक्ति और सेठ करोड़ीमल। मरने से पहले क्या मेरी बहन से मिला सकते हो? ये मैं क्या देख रहा हूँ कि कर्मा की बातों को सुन करके आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा उदास क्यों हो गया सर? क्या मैं जान सकता हूँ? चौकीदार, तो यही जानना चाहता है कि इनकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो सुन चौकीदार, ये कोई गैर इंसान नहीं है, ये कोई गैर नहीं बल्कि मेरे धर्म पत्नी के बड़े भैया कर्मा है। इनकी बातों से मैं इन्हें पहचान गया, लेकिन शायद ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं। भैया कर्मा,
आप मुझे नहीं पहचान रहे हो ना? नहीं साहब। अरे भैया, मैं वही पगनसी इंसान हूँ और जिसके साथ में अपनी बहन कजरी की शादी किए थे भैया। मैं वही पर्वत हूँ। क्या तुम मेरे बहन कजरी के पति पर्वत हो? हाँ भैया, क्या मेरी बहन बस भैया बस। आज मैं उस मोड़ पे खड़ा हूँ कि मैं अगर आपकी कोई मदद करता हूँ तो मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी करूंगा। मैं मानता हूँ, लेकिन जहां तक आपकी बहन से मिलाने की बात है भैया, अभी आपकी बाजी में कुछ चंद मिनट बाकी है। मैं आपकी बहन से जरूर मुलाकात कराऊंगा। कहाँ है मेरी बहन? मुझे मरने का गम नहीं है। मरने से पहले एक बार मैं अपनी बहन से मिल लूं। चौकीदार, कहकर मेरे रूम से मेरी धर्म पत्नी को लिवा करके आओ और भैया कर्मा से मुलाकात करा दो। जी साहब। स्वामी जी, बात के जो अपने पास बुलाए हो, आपके बताओ ना। खजरी, तू ये जानना चाहती है कि मैं तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया हूँ और मेरी आंखों में आंसू क्यों है? तो सुन खजरी, अरे जिस भाई के लिए तू रात दिन रोया करती थी, उससे मिलने के लिए तड़पती थी, यहाँ तक कि सारा दिन उसकी रात को देखा करती थी कि मेरा भैया रहेगा और मुझे लिवा कर अपने साथ जाएगा। खजरी, आज तेरे भैया के पास सिर्फ चंद मिनट का टाइम है और तेरा भैया उससे मिलने के लिए तड़प रहा है, रो रहा है। कहाँ है मेरे भैया? देख, सामने तेरे भैया खड़े हुए हैं, जाकर एक बार मुलाकात कर ले। भैया, 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 आपके भेष में डाकू के बात क्या है भैया? बताओ ना। बहन, ये कहानी बहुत लंबी है। इस वक्त मैं डाकू क्यों मरा? सेठ करोड़ी में तुम्हारी भाभी गौरी की इज्जत उठा, उसे चाल से मार डाला। मैंने तेरे भाभी से बदला लेने के लिए अपना दहेज डाकू को बनाया। बहन, तू मिल गई, अब मैं सबसे फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मुझे मरने का गम नहीं है। साहब, मुझे फांसी दीजिए। चौकीदार, देखो, टाइम नहीं है, मैं भी मजबूर हूँ अपने फर्ज के हाथ, इसलिए टाइम नहीं है। फांसी का फंदा तैयार करो। चौकीदार, साहब। मुझे बताओ फांसी का फंदा तैयार हुआ कि नहीं? जी साहब।
अगर फांसी का फंदा तैयार हो गया, साहब आप नंबर बोलेंगे, मैं फंदा। ठीक है तो मैं नंबर बोलने चल रहा हूँ, और 3 नंबर को बोलूं तो फांसी का फंदा टाइट कर देना। ये आ गए हमारे गुरुजी। खड़े होकर के हम कलाकारों को इस सीन को देख करके आशीर्वाद रूप में ये 1000 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। ये लास्ट सीन है, संगीत का एक दृश्य है जो कि आप लोगों ने देखा है रात भर कि कहा गया है कि पाप का अंत होना है तो होना है। अब एक तरफ बहनोई और एक तरफ जीजा फांसी पर, देखो वक्त समय उनको कहाँ ले जाता है। दौड़ करिए सर, आप नंबर बोलिए, मैं फांसी। ठीक है मैं नंबर बोलने चल रहा हूँ, और 3 नंबर को बोलूं तो फांसी का फंदा टाइट कर देना भैया। तो नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर क्या बात है, क्यों इसे फांसी दे रहे हो? इसका कौन सा दोष है? ये गुनहगार है और इसलिए कानून इसे सजा दिया है, सजाए मौत यानी फांसी की, इसलिए मैं फांसी दे रहा हूँ इसे। नहीं साहब, निर्दोष निर्दोष ही नहीं है, निर्दोष तो मैं हूँ, बल्कि मुझे फांसी दे दीजिए साहब। यानी निर्दोष है, दोषी तुम हो? हाँ साहब। हो कैसे? साहब, मेरे घर इसकी बीवी की जान गई, उसी क्रोध में आके डाकू बन गया। दोषी तो मैं हूँ साहब, फांसी मुझे होनी चाहिए। अरे ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हारे बयान से कर्मा को फांसी के तख्ते से रिहा कर दे रहा हूँ। चौकीदार, कर्मा को फांसी के तख्ते से रिहा करके हथकड़ी इनके हाथ में लगा दो। देखो, तुम्हारे बयान से कर्मा को रिहा तो कर दिया, लेकिन मुझे बताओ तुम हो कौन और कहाँ की रहने वाली हो? साहब, मैं आपसे सब हकीकत बताऊंगी। बोलो। साहब, मैं नयनागढ़ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम लाजवती भक्ति है। हाँ साहब, मेरे घर में हम 3 पुराने थे, सदस्य थे। एक मेरा बेटा पर्वत था और मेरी बहू जिनका नाम कजरी था। मैं अपने बहू को बहुत सताई और अपने बेटे को खाने में शहद मिला दी। जाते जाते मेरी बहू अपनी बहू को जम्मा घर से मार कर बाहर निकाल दी। जाते जाते मेरी बहू मुझे शराब दे गई, मुझे कौन हो गया साहब। अरे वाह, तूने तो अपने ही हाथों से अपना हक का खेत का गुलशन उजाड़ दिया। अरे माँ, मुझे पहचान रही हो? नहीं साहब, कहाँ से पहचानोगी? तेरे लिए तो तेरा औलाद कब का मर गया है। अरे माँ, जरा ध्यान से देख, मैं वही अभागा इंसान हूँ रे। तेरा बेटा तेरे सामने खड़ा है माँ। बेटा
माफ कर दो बेटा। इसमें कोई गलती नहीं है। शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा हुआ था, लेकिन तूने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश किया था, लेकिन ऊपरवाला ने मुझे बचा लिया। लेकिन माँ, मुझे ये बता, मैं तो तुमसे मिल लिया, क्या उस बहू से नहीं मिलोगी जिस बहू को तूने दहेज के कारण मारकर घर से भगा दिया था? कहाँ है मेरी बहू? मुझे मिलवा दो। मैं मुलाकात कराऊंगा माँ। कभी उन पुरानी बातों को भूलकर मेरी माँ को माफ कर दे। आज मेरी माँ अपने किए पे रो रही है, पछता रही है और तुझसे मिलने के लिए तड़प रही है। मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। जाकर मेरी माँ से एक बार मुलाकात कर। माँ, माँ, बहू, बोलो माँ। बहू, मुझे माफ कर दो। मैं तो माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो बहू। चौकीदार, देखो, माँ ने जो किया है उसकी सजा तो कानून देगा, हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें चलो पहले इजाजत करा जाएगा, उसके बाद जब होगा देखा जाएगा। लेके चलो। कल भी तुम भी चलो घर, थोड़ी देर में हम लोग आएंगे। बोलो भैया, अभी चोरी डकैती छोड़कर कोई अच्छा सा काम करो भैया, ताकि दुनिया में हम लोग भी सर उठाकर जी सके। मैं जिसलिए डाकू बना था वो काम पूरा किया, 6 करोड़ मल को इस दुनिया से मिटा दिया। आज से फिर वही एक किसान कर्मा बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगा। अच्छी बात है भैया। कैसे का पेशा बंद कर रहा हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? जा सकते हो भैया। नमस्कार। हाँ साथियों, ये रहा हमारे मास्टर महेंद्र कुमार सरोज और खुशबू रानी के कलाकारों द्वारा देखा खेली गई तमाशा, जो कि आप लोगों ने रात भर देखा होगा। तो दहेज के लिए जलाई गई लड़की साथियों हुई कलंकनी उर्फ कर्मा डाकू। हमारे कलाकारों द्वारा कोई त्रुटियां हो, अपना नादान बच्चा समझ के माफ करेंगे। तो की